हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद हर्षित के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। हमें उम्मीद है आप एकदम बिंदास और दमदार तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, हम एक वीडियो आपको हिंदी के मॉडल पेपर की पहले दे चुके हैं। इसी तरह अपना नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2025 के लिए, जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये टॉपिक है। हम इसमें आपको बताएंगे कौन से प्रश्न कितने आते हैं और उन्हें कैसे क्लियर करना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, क्लास 10th वालों जैसे पता भी है आपको कि क्लास 10th का पेपर सबसे नजदीक है। बोर्ड पेपर, समय नहीं खराब करेंगे, अब करते हैं काम की बात। सबसे पहला प्रश्न है आपका, इसमें क्या होता है, दीर्घ होते हैं, लघु होते हैं और अतलघु होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें खंड आ की बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें आपको OMR पे भर के करना होता है। इसमें ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको मिला के एक मॉडल पेपर क्रिएट किया गया, उनमें से ये क्वेश्चन हमने आपको दिए हुए हैं। अब बात करेंगे इन क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में से हुआ। जो राष्ट्रवाद का उदय है ना, वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ। सबसे पहला प्रश्न आपका ये पूछ रहा है। एक ये ऐसा शब्द है जो अक्सर कर इस पेपर में आ ही जाता है, या अतलघु में आए, या लघु में आए, या दीर्घ लघु उत्तरी में आए। तो ये इससे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता ही बनता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर राष्ट्रवाद का उदय पूछता है कहां से हुआ, तो आप बताएंगे राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ। कहां से? फ्रांस से हुआ प्यारे बच्चों। अब आपका सेकंड प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये तो आजकल के छोटे बच्चे भी जानते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। ये प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया था। कब? प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, सूती कपड़ा मिल किस रूप सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। जो सूती मिल के वो हैं, तो उनकी रूपरेखा किसने रखी। तो आप इसका जवाब देंगे, एक थे रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। अब अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, मुंबई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों कि मुंबई क्यों प्रसिद्ध है। तो आप बताएंगे मुंबई फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई को किस लिए जाना जाता है? फिल्म सिटी के लिए। अब आपका किस प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 1448 में ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। जो पहली पुस्तक छापी गई थी वो किसने? गुटेनबर्ग ने छापी थी। और कब? 1448 में। तो ये पूछ रहा है पहली पुस्तक कौन सी छापी थी। तो वो है बाइबल। कौन सी है? बाइबल नाम की पुस्तक है, जो ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ है। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि बाइबल को कौन सन में छापा गया, तो आप बताएंगे कि 1448 में ऐसे छापा गया। और छापा किसके द्वारा गया? तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे गुटेनबर्ग के द्वारा इसको छापा गया। अब बहुविकल्पी का प्रश्न नंबर 6 आपसे सवाल कर रहा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। जो बेल्जियम है वहां पे सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो आप लोग बताएंगे सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच या जर्मन भाषा। इनमें से जो एक भाषा बोलते होंगे वही लोग बेल्जियम के सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है। ये आपने 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा, अब 10th में भी इससे पूछ रहा है आपसे। यही प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंध रखता है? चिपको आंदोलन किससे संबंध रखता है? तो आप बताएंगे चिपको आंदोलन पर्यावरण या वन संरक्षण से संबंध रखता है। या आपसे ऐसे पूछता है कि चिपको आंदोलन किस लिए किया गया था, तो भी आप बताएंगे वन संरक्षण के लिए। या आपके पेपर में विकल्प ऐसे देता है कि पर्यावरण से संबंधित है, तो यही बताएंगे आप। अब आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर बच्चों 9 पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। इसमें 5-4 विकल्प दिए हुए होते हैं, तो उनमें से आपको एक पे टिक लगाना होता है। इसमें कह रहा है असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो आप बताएंगे श्रम लैंगिक विभाजन एक ऐसा है जो असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। तो 10 में आपसे पूछ रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो ये आप सभी को पता है, भारत में कितने 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब बहुविकल्पी में आपका पूछ रहा है प्रश्न नंबर 11, सांप्रदायिकता की समस्या का प्रारंभ
हुई थी, यानी सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है, यानी कैसे? तो उसमें आंसर आप लिखेंगे, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब यह चीज समस्या आगे आती है। जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, ना किसी काम को छोड़ के, तो वो क्या होता है? तो वो सांप्रदायिकता की समस्या बनती है। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि धर्म को राष्ट्र का आधार अगर मान लिया जाए तो क्या चीज प्रारंभ होगी, तो आप प्यारे बच्चों बताएंगे कि सांप्रदायिकता की समस्या सामने देखने को मिलेगी। अब प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन सा संघ सूची विषय है? तो उसमें आपको ओएमआर में देता है प्यारे बच्चों कि या तो वहां कानून देगा, या शिक्षा देगा, या व्यापार, इन तीन में से देता एक ही है। तो आपको हमने यहाँ पे तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। कानून व्यवस्था, शिक्षा व व्यापार संघ सूची में नहीं है। अगर इनमें से कानून आता है तो भी आप इस पे टिक लगाएंगे, शिक्षा आता है तो भी इस पे टिक लगाएंगे, और अगर व्यापार आता है तो भी इस पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ये संघ सूची के विषय में नहीं आते हैं। अब प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग बहुविकल्पी का, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। प्रश्न नंबर 13 है, पंजाब में भूमि संकुचन। पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? अब आपसे पूछा है कि पंजाब में जो भूमि संकुचन है वो किसका कारण है, तो आप बताएंगे वो सबसे ज्यादा अधिक सिंचाई का कारण है, अधिक सिंचाई का कारण है। आप इस पे टिक करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अपना 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो आप बताएंगे गुड़ बनाना प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। अब अपना अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 28 मई 2008 को हुई। जिसमें क्या है, आपके ऑप्शन में यही पूछता है, सन अगर पूछ देता है, जैसे उसमें आपके ऑप्शन में केवल लिख के आता है 2008, तो आप केवल 2008 पे भी टिक लगा सकते हैं। अगर पूरी डेट लिख के आती है तो पूरी डेट पे भी टिक लगा सकते हैं, या ओएमआर में गोला भर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो आप बताएंगे वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, जो कि सामुदायिक की सीधी भागीदारी नहीं करता है। किसके? वन संरक्षण के। वन संरक्षण का तरीका ऐसे। अब प्रश्न नंबर 17 है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे मिट्टी का अनुपजाऊ होना भूक्षरण से का तात्पर्य है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, कौन सी रबी की फसल है? तो आप बताएंगे गेहूं, चना, मटर रबी की फसलें हैं। अब अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आप बताएंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व जैव ऊर्जा, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है। अगर आपसे यही पूछ देता है कि स्रोत नहीं है और वहां पे केवल एक ऑप्शन आपको देगा, अगर ये चीज मिलती है तो इन पे टिक लगाएंगे, और अगर इनमें से लिखा होता है वैसे जो दिए हुए हैं जो होंगे वो उन पे टिक नहीं लगाना है आपको। इसमें से होता है तो आपको टिक लगाना है, नहीं तो उनमें एक ऑप्शन आपको मिलता है, इनमें से कोई नहीं, तो आप उस पर गोला भर के अपने आगे बढ़ जाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 20, बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए, जो जैसे कि जिनके पास गांव में जमीन नहीं होती है, उन मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य है। अगर उन्हें सबसे जल्दी विकास की तरफ बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? उनकी उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, जिसपे वो मजदूरी करते हैं उस हिसाब से उनको मजदूरी देना, और उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना या विदेश में शिक्षा के लिए अग्रसर करना। इस तरह अपने ये बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे हम लोग अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। अब बात करते हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्न की, जिसमें आपको आंसर देना होता है 80 शब्दों में। कितने? कम से कम 80 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। एक बार इनका नंबर बताएंगे आपको, ये होता कितने नंबर का है। इसमें आपको एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप इसको पूरा इसका आंसर लिखते हैं तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 4। और इसमें आपको 4 से 5 प्रश्न मिलते हैं, जिनमें अथवा में भी 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसी में 2 क्वेश्चन दिए होंगे। पहला एक, या तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर अथवा में एक क्वेश्चन और दे के रखते हैं, ये आपको पूरा चांस मिलता है यहाँ पे 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देने में। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, इसका देते हैं तो भी 4 नंबर, यानी इन दोनों में से आपको देना केवल एक का ही आंसर है। तो आपका पहला प्रश्न होगा वर्णनात्मक में
कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। हम यहाँ आपको शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आप इसे अपनी बुक से या हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को निकाल कर इनके विस्तार से विश्लेषण को समझेंगे। तो इसमें है पहला कारण ये है कि युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां, युद्ध द्वारा जो स्थितियां उत्पन्न हुई उनकी वजह से क्या हुआ, महामंदी के कारण बने। और दूसरी हेडिंग इसमें ये रहेगी आपकी, कृषि में अधिक उत्पादन, जब कृषि का अधिक उत्पादन हुआ और उसकी कीमतें दर गिर गई, तो इस वजह से ये भी एक कारण रहा महामंदी का। तो इसमें आप इन दोनों हेडिंगों का पूर्ण विश्लेषण देंगे। अब इनका विश्लेषण देने के लिए हमने पीडीएफ में इनका पूरा आंसर लिख रखा है, जो कि पीडीएफ चैनल पे है, वो हाँ टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहां पे हमने दिया हुआ है और जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं अथवा, या तो आप ये करेंगे या क्वेश्चन करेंगे ये वाला अथवा वाला। अथवा वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यहां पर 2 प्रभाव पूछ रहा है, किसके, जो एक वो हुई थी 1928 से 1934 के बीच में मध्य में होने वाली महामंदी, जो महामंदी हुई थी कब, 1928 से 1934 के बीच में, उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा भारतीय। तो आपको उसके 2 प्रभावों की व्याख्या करनी इस आंसर में, इस क्वेश्चन में। तो यहां पर पहला आप लिखेंगे व्यापार पर प्रभाव। क्या, व्यापार पर प्रभाव। यहां पे आप बताएंगे व्यापार पर प्रभाव कैसे पड़ा, इन चीजों का विश्लेषण इस हेडिंग में करेंगे, जिसका हमने पीडीएफ में आंसर दे रखा है पूरा। और फिर 2 नंबर पे हेडिंग नंबर 1 हो गई, अब हेडिंग नंबर 2 कृषि पर प्रभाव। जो महामंदी हुई उससे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, और जब कृषि पर प्रभाव पड़ा तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 2 कारण ये हो गए। और एक कारण तीसरा नंबर ये है, हमने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ पे 2 पूछे हुए हैं, यहाँ पे 3 दे रखे हैं हमने। एक है ग्रामीण असंतोष, जो ग्रामीण लोग असंतोष हुए उससे भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा, तो इसमें आपको विश्लेषण देना है। अगर आप इनमें से दोनों में से कोई एक आंसर देते हैं तो आपको कितने, 2 + 2 = 4, 4 नंबर आपको पूरे मिलते हैं यहाँ से। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ये प्रश्न नंबर 2 नहीं, ये प्रश्न नंबर 1 ही था, मगर क्या अथवा में था, अथवा में, या तो आप ये कीजिए या ये वाला कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्यारे बच्चों आपका कि, और इसको आप जरूर एक बार नोट डाउन करना, क्योंकि इस बार आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये आज से 2 बोर्ड परीक्षाओं के पहले आया हुआ था। और उसका लॉजिक क्या रहता है, जो 3 से 4 वर्ष या 2 से 3 वर्ष के अंतराल पे क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस बने रहते हैं। या इस क्वेश्चन को बेशक वो घुमा के पूछ दें तो ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सहित पुष्टि कीजिए। यहाँ पे ध्यान समझेंगे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये चीज यहां से ये उठा लो, यहां से ये उठा लो। सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे पुष्टि मांग रहा है इस चीज की। तो आप बताएंगे पॉइंट नंबर 1, इसमें भी आप कितनी 1 2 3 4 हेडिंग दे सकते हैं। तो इसमें हेडिंग नंबर 1 बनेगी आपकी सत्ता की साझेदारी का महत्व, कि सत्ता की साझेदारी का महत्व क्या है, क्यों है। तो आप इसका विश्लेषण यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 बनेगी आपकी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र का उद्देश्य क्या, तब आपका जाकर ये प्रश्न पूरा होगा इसका आंसर। तो आपको यहाँ पे लोकतंत्र के उद्देश्य के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब हेडिंग नंबर 3 रहेगी प्यारे साथियों कि सर्वजन हित की भावना, आपको इसके बारे में भी बताना है। अगर आप इन तीनों हेडिंग में से थोड़ा भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब इसमें हेडिंग नंबर 3 हो गई थी, ये है हेडिंग नंबर 4, आधुनिक लोकतंत्र में आवश्यकता। आधुनिक लोकतंत्र में आवश्यकता किन चीजों की और क्यों है आवश्यकता, इनके बारे में आपको बताना है। तो कितनी हेडिंग हो गई, सत्ता की साझेदारी का महत्व, लोकतंत्र का उद्देश्य, सर्वजन हित की भावना और आधुनिक लोकतंत्र की आवश्यकता। इन्हें आप बहुत ढंग से याद कर लेंगे दोस्तों। या तो आप प्रश्न नंबर 2 में इसका आंसर दीजिए, या अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति या राजनीति में जाति, ये जो कथन है इसकी आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पे क्या है कथन है जाति में राजनीति या राजनीति में जाति, इस कथन की आपको ढंग से व्याख्या करनी है दोस्तों। तो इसमें आपको हम बहुत इजी और सबसे सरल तरीके से बताएंगे कि जाति में राजनीति की भूमिका। एक तो हेडिंग आप यहां से ये बना लेंगे, अपने मन से बना लेंगे तो भी यहां पे काम हो जाएगा आपका। और राजनीति में जाति की भूमिका,
एक में कह रहा है जात में राजनीति की भूमिका और एक में कह रहा है राजनीति में जात की भूमिका। तो आप इस तरह से इन दोनों हेडिंगों को विश्लेषण करेंगे और आपको इसका आंसर देना है। अगर आप इनमें से एक का भी आंसर देते हैं तो भी आपको 4 नंबर मिलेंगे और इनमें से एक का आंसर देते हैं तो भी आपको नंबर 4 ही मिल रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो आपके वर्णनात्मक प्रश्न के मैंने 4 क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट करवा दिए। इनमें से अगर कोई भी एक आता है तो आप वहां पर संतोषजनक आंसर दे सकते हैं। और आंसर को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों। वहां से आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी विद सॉल्यूशन के। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। आपको पता है ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिससे ही आजकल सभी कारखाने चल रहे हैं, घरों में प्रयोग की जा रही है, यानी लाइट, ये हर जगह प्रयोग की जा रही है। तो इसके आपको कोई 2 कारण बताने। तो इसके लिए इसका उत्तर हमने डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दिए, पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ है, काफी बड़ा इसका आंसर है। और फिर इसमें या तो आप ये वाला कीजिए या आप ये वाला कीजिए। तो इसमें कह रहा है परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। जो परिवहन एवं संचार के साधन है वो किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, इनके कोई आपको 2 कार्ड बताने हैं, वो भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं। उनके कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो ये भी, इसका भी उत्तर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ही डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, उसकी पीडीएफ में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा पेपर का। अब या तो आप ये कीजिए या ये वाला कीजिए। अब इसमें बता रहा है अच्छे बाजार जिनके उत्तर काफी बड़े हैं उनको हमने पीडीएफ में ही दे रखा है। अब ये है अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। या तो आप इसका दीजिए या तो इसका। मेरे हिसाब से अगर आप इसका आंसर देते हैं नंबर तो आपको 4 ही मिलने चाहिए। तो ये आप इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है कि अच्छे बाजार के निम्नलिखित लक्षण हैं। तो सबसे पहले क्या है, लक्षण नंबर 1 है तरलता। संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक, किसी चीज को तत्काल उसकी कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ये किसकी खासियत है, तो ये लक्षण है अच्छे बाजार का। तो फिर और आगे बात करते हैं लागत की। तो यहाँ पे अच्छे बाजार का क्या है, एक अच्छे बाजार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन देन की लागत कम हो। जो लेन देन की लागत है वो कम हो, ये अच्छे बाजार की खासियत है। और नंबर 3 पे कह रहा है आकार। एक अच्छे बाजार का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। बाजार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। उसकी जगह जितनी बड़ी होगी उतनी ही अच्छी होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तत्कालिता। लोगों को एक अच्छे बाजार में उत्पादों की जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी तात्कालिक उपलब्धि होनी चाहिए। जैसे किसी को जिस चीज की जरूरत पड़ रही है तो अच्छे बाजार की खासियत यही लक्षण है कि उसको उस समय पर वो चीज उपलब्ध कराई जाए या मिल सके। तो ये एक अच्छे बाजार का लक्षण है। तो इस तरीके से आपके जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो पूरे हुए। ये क्वेश्चन 4 नंबर कहते हैं और जिनका आंसर हमने बोर्ड पे नहीं दिया है उनके आंसर हमने आपको पीडीएफ में दे रखे हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग टाइप आंसर की क्वेश्चन की। अब है प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका 150 शब्द वाला, जो कि आपको 6 नंबर बना के देगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए और इसे स्थगित क्यों कर दिया गया। आपको इतनी चीजें बतानी, तब आपको इसमें कितने 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे केवल हम कारणों का उल्लेख करेंगे और स्थगित क्यों करते हैं वो आप पीडीएफ में देखना। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई, यानी खराब हो गई। परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। जब भारत की स्थिति काफी खराब थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो क्या था, अंग्रेजों ने अपने टैक्स वसूलने की नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो पहला कारण इसका यह था असहयोग आंदोलन चलने का। और दूसरा कारण यह है ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आश्वासन दिए, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया और इससे क्या हुआ, लोगों में विरोध की भावना हुई। तो दूसरा कारण यह था, क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें असहयोग आंदोलन
वो सॉरी उसमें सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो भारतीयों को आश्वासन दिया, जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया। इससे क्या हुआ, लोगों में विरोध की भावना हुई और दूसरा कारण यही बना कि असहयोग आंदोलन इस वजह से चलाया गया। और फिर तीसरा कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित करके जनता में व्यापक असंतोष की भावना पैदा की। फिर क्या हुआ, एक तो वैसे भी पहले से ही हालत खराब थी इंडिया की, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, रोलेट एक्ट पारित कर दिया, जिससे दिक्कतें और बढ़ गईं। तो तीसरा कारण आपका ये हो गया कि असहयोग आंदोलन से चलाया गया। और चौथा कारण है इसमें कि 13 अप्रैल 1919 को यानी 13 अप्रैल 1919 में ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड से भी ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला। तब ये इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड करवाया, जिससे क्या हुआ, विरोध की भावनाएं और बढ़ गईं। तो ये चार कारण जो महत्वपूर्ण हैं, इनकी वजह से असहयोग आंदोलन चलाया गया। ये चार कारण हमने बता दिए आपको। अब इसे स्थगित क्यों किया गया, इसका उत्तर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दे रखा है। अब या तो आप इसे कीजिए, या इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे बात पूछ रहा है, पहले सत्याग्रह क्या है, उसके बाद महात्मा गांधी ने जो दो सत्याग्रह चलाए उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपका प्रश्न नंबर 6, पेपर आपका अंत की तरफ है। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है आपसे, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं जैसे बीजेपी, ये सभी पार्टियां हैं, इन दलों की आवश्यकता क्यों है, किन्हीं चार कार्यों का उल्लेख कीजिए, किन्हीं चार कार्यों का उल्लेख कीजिए। या तो इसका आंसर दीजिए या इसका। तो छठवें का अथवा वाला कह रहा है, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। किसकी, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शिता एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की आपको पुष्टि करनी है, वो भी कितने शब्दों में, 1.5 शब्दों में। ये जो आपको डिस्प्ले पर प्रश्न दिए हुए, इनके आंसर आपको कम से कम 1.5 शब्दों में देने, तब आपको कितने 6 नंबर हासिल होंगे। ठीक, अब प्रश्न नंबर 7 है आपका। प्रश्न नंबर 7 है आपका, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले दो प्रभावों का वर्णन करो। तो यहाँ पे आपको मृदा अपरदन बताना है कि इसका अर्थ क्या है, और उसके बाद कि इससे पड़ने वाले दो प्रभाव क्या हैं, वो प्रभाव आपको इसमें देने हैं। अगर आप इसका उत्तर देना चाहते हैं तो इसका, नहीं तो अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा यहाँ पे, ये भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक, आपको इनका उत्तर देना है, या तो आप इसका उत्तर दीजिए या इसका। और एक बात ध्यान से सुनना कि ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 से 3 अंतराल पे आ चुके हैं, और आने की संभावना इनकी उचित है, कायदे से है। और उसका प्रश्न नंबर आपका 8 है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। जो असंगठित क्षेत्र हैं उनमें क्या है, श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण लिखिए कि वो इस भेदभाव के शिकार क्यों हैं और कैसे हैं। तो आपको इसके 3 कारण लिखने हैं। उसके बाद या तो ये उत्तर दीजिए या ये उत्तर दीजिए। मानव विकास सूचकांक क्या है, जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख 2 अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक, आपको इन सबके उत्तर देने हैं। अगर आपको इन सबके उत्तर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। और अब बात करते हैं मानचित्र कार्य की। मानचित्र कार्य में आपको दिया हुआ है, वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको वो मानचित्र पे दर्शाना है। और उसके बाद वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, आपको वो स्थान दर्शाना है। उसके बाद वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, और वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। उसके बाद वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। आपको इन प्रश्नों के उत्तर किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से देने, आपको मैप में दर्शाना है। तब आपको ये कितने 6 अंक आपको तब मिलने वाले हैं ये। ठीक, मैप हमने PDF में दिया हुआ है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट पेपर बहुत जल्दी देंगे, मॉडल पेपर। जैसा कि आपको पता है, हिंदी का मॉडल पेपर जो हमने अपलोड किया हुआ है, उससे प्री बोर्ड में भी काफी क्वेश्चन फंसे हैं। इस तरह इससे भी चांस बने रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे ही आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।